और आज हम लोग देखेंगे जो निर्वाचन आयोग होते हैं, अब ये कितने सदस्यीय निकाय रहा है, कब कब परिवर्तन हुए हैं, कोई बता पाएगा? लास्ट डेट कब गठन हुआ निर्वाचन आयोग का, ये बताइए। निर्वाचन आयोग भारत में कहाँ रहते हैं आप लोग? जो क्लासेस चलती हैं, क्लास में आने के बाद पुस्तकों करेंगे तो कैसे याद रहेगा? 25 जनवरी क्या डेट थी? 1950। तो कल देखा ना, पहला दिन तो हम लोग का यही था, तो थोड़ा सीरियस रहा करेंगे आप लोग। अच्छा चलिए बताइए, 25 जनवरी 1950 से लेकर के कब तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय रहा? 1953 तक, 52-53 तक हमें आज आप लोगों को डांटा जाए कि फिर आप लोगों का और हौसला अफजाई किया जाए हैं। दोनों लोग इतना बात किए पड़े थे कल आप लोग कि मतलब क्लासेस का तो हद है, तो फिर याद कैसे जी? हाँ, 1993 से आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति होने बाद न्यायपालिका भी इसमें जो है टीएन सेशन के बारे में आपने देखा था। टीएन सेशन जो है जो लागू होता है इस पे कि मतलब 3 सदस्यीय निकाय किया जाता है, उस पर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से भी वो हार जाते हैं और ये माना जाता है कि फिर स्थायी रूप से हो जाता है। उसके पहले 89 में 89 में आपने देखा ना, सरकार ने क्या किया था, एक बार इसको द्विसदस्यीय निकाय और द्विसदस्यों को जोड़ा था, यानी कि त्रिसदस्यीय निकाय बनाया था, लेकिन इसकी बड़ी आलोचना होती है, सरकार पुनः अपने निर्णय को वापस ले लेती है ना। लास्ट डे वाले क्लास में हम लोगों का था, वीडियो आप लोग देख लिया करें जो बच्चे नहीं आते हैं ना, थोड़ा सीरियसली आप लोगों को कुछ अच्छा करना है तो ठीक। तो उसमें देखा था हम लोगों ने कि 93 से लेकर के तब से जो आज हम देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उनके 2 सहयोगी चुनाव आयुक्त होते हैं, और कोई भी निर्णय होने की स्थिति में एक बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, ठीक है। यानी कि 3 सदस्यीय निकाय जो है जिनमें 2 तिहाई बहुमत होगा वही होगा, यानी 2 सदस्य कम से कम किसी मुद्दे पर सहमत होने कम से कम चाहिए, और तीनों सहमत है तब तो और अच्छी बात है, लेकिन तीनों सहमत नहीं है तो 2 की सहमति किसी भी मुद्दे पर होनी मस्ट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, और अब आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसकी पदावधि या पद से हटाए जाना के बारे में। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी है और इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 1972 में 1972 ईस्वी में या 1972 ईस्वी से पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की मुख्य आयुक्त के कार्यकाल और सेवा संबंधी, ऐसे कर लीजिए, कार्यकाल और सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था। कार्यकाल और सेवा संबंधी अवधि के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था। कब तक नहीं था? 72 तक, ठीक है। 25 जनवरी 1950 से तो स्टैब्लिश हो गया था, लेकिन कार्यकाल वगैरह के संदर्भ में कोई स्थायी बात नहीं बताई गई थी। 1972 से पूर्व की बात हो रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की सेवा संबंधी शर्तों के बारे में विशेष प्रावधान नहीं था, इसलिए पहले 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक, पहले 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त 8 वर्ष तक, यानी जो निर्वाचन आयुक्त पहले हुए थे उनमें कार्यकाल की सीमा तो कुछ बनाई नहीं गई थी 1972 से पहले कि कितने दिनों तक रहेंगे, तो वो 8 वर्षों तक सेवा दी है ना। अभी क्या हो गया है, अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए उसमें से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो वो बात कह रहा हूँ 1972 से पहले 8 वर्ष तक इस पद पर आरूढ़ रहे या आसीन रहे, आरूढ़ रहे थे, परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि
परंतु 1972 में यह प्रावधान किया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष तक, इन ब्रैकेट लिखिए, जो पहले पूर्ण हो, यानी अगर 65 वर्ष पहले पूर्ण होता है तो रिटायर्ड हो जाएंगे, या 6 वर्ष पहले पड़ जाता है तो रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, रह सकता है वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। लेकिन यदि वह 6 वर्ष की अवधि के पूर्व ही 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो वह पदमुक्त हो जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त, यहाँ बात उनकी अब हो रही है कि चूंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक होते हैं और उनके 2 सहयोगी भाई होते हैं, तो अभी तक बात हो रही थी किसकी? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, इसकी निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही थी, जो तरह से पहले अध्यक्षता करते हैं। अब उसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर की बात हो रही है। ठीक है, इनके लिए क्या बताया गया? 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, ठीक है। यानी कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय 65 वर्ष पहले पूरी कर लेते हैं तो रिटायर्ड हो जाएंगे, या 6 वर्ष की, मतलब अधिकतम किसी को अगर बनाया जाएगा, कुल मिला के बात ये है, तो अधिकतम वो 6 वर्ष तक की सेवा देंगे। और शुरुआत में जो 2 चुनाव आयोग पहले बनाए गए आपके, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड स्थिति बनाए रखे। और उसके बाद से 1972 के बाद से जब से कानून बन गया, और कानून कब से बना ये पूछ सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन, तो 72 में। ठीक है, 72 से पहले की बात हुई, 72 में जो है बन गया, और 6 वर्ष और 65 वर्ष का नियम वहां से लागू हुआ। उसके पहले ये नियम नहीं था। ठीक है, यानी कि उसके पहले जो 2 हुए वो कितने हुए? 8 वर्ष के सेवा काल दिए। इसके अलावा भी हुए होंगे, क्योंकि 16 वर्ष यानी 50 की बात हो रही है, और 22 वर्ष की बात हो गई, तो बाकी और जो सेवा काल में बचे थे 16 4 20 और 2 22। ठीक है, यानी 6 साल अगला सेवा काल को भी दिए होंगे, यानी कि 3 ही चुनाव आयोग उसके पहले हुए। कंफर्म हो रहा है अगर कार्यकाल के दृष्टिकोण से हम देखें। ठीक है, चलिए अभी हम रूल्स पे भी चर्चा करने वाले हैं। 72 तक के दृष्टिकोण अगर हम बात करेंगे तो 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहले है सुकुमार सेन जी हैं, और के बी सुंदरम साहब रहते हैं, दूसरे निर्वाचन आयुक्त रहते हैं। अभी नोट कराऊंगा मैं, आगे चलिए पहले देखते हैं इसके बाद। और तीसरे जो आपके जो निर्वाचन आयुक्त रहते हैं, SP सेन वर्मा जी रहते हैं, 72 तक के रहते हैं। और 73 से 1972 से लेकर डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी जो हैं, इनका कार्यकाल शुरू होता है, और तब से ये नियम कानून लागू हो जाता है, 65 या 6 वर्ष वाला। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
लेकिन 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं। 65 वर्ष की आयु में पदावकाश कर लेते हैं 62 वर्ष की आयु में, ठीक है। 62 वर्ष कार्यकाल होगा और 6 वर्ष अधिकतम। क्या समझ में आए बच्चों? देखिए यहाँ पर अंतर सिर्फ ये है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो 65 साल तक की सेवा दे सकते हैं अधिकतम, ठीक है। और ये अगर उससे सहयोगी यानी कि उनके जो सहायक हैं दूसरे निर्वाचन आयुक्त और तीसरे निर्वाचन आयुक्त जो हैं इनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है और सेवा काल के देखें 62 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 62 साल में रिटायर्ड होंगे और ये 65 साल में रिटायर्ड होंगे, मिला के बात है, ठीक है। इनका सेवा काल 62 वर्ष का होगा दोनों का और इनका सेवा काल 65 वर्ष का होगा। अब उसी में आप जोड़ लीजिएगा कि जो भी जिसका जैसे हो रहा है, क्योंकि सबका एक ड्यूरेशन तो है नहीं कि कब किसी को नियुक्त किया जाएगा निर्वाचन आयोग। जब भी नियुक्त किया गया, मान लो इनको नियुक्त किया गया 60 साल में, मुख्य निर्वाचन आयोग को 60 वर्ष की सेवा में मुख्य निर्वाचन आयोग किया गया तो ये 5 साल की सेवा दे पाएंगे, क्योंकि 65 साल पूरा हो जाएगा ना, तो 65 साल हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे 5 साल में। इसी तरह से इनके सेवा काल को अगर देखा जाए, अगर इनको हम अगर सेवा काल में अगर 58 में नियुक्त कर देंगे तो 58 के बाद में आपने 2 साल और प्लस 2 साल यानी 4 साल की सेवा दे पाएंगे। 62 में इनका रिटायरमेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। और अगर किसी को 55 में नियुक्त किया गया, अगर मान लो संयोग से 55 वर्ष की आयु में सेकंड जो सहायक और थर्ड जो होते हैं इनको 55 वर्ष में संयोग से नियुक्त कर दिया गया, 55 साल की सेवा की तो 6 साल की सेवा देंगे, तो यानी 61 वर्ष की सेवा के बाद इनको रिटायरमेंट किया जाएगा, उस पर से हटा दिया जाएगा। अब क्या करेंगे, 61 की अधिकतम क्या होना चाहिए, 6 वर्ष की सेवा का होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेंगे। किसी को 55 में किया गया है तो उनको उस पर से हटा दिया जाएगा, 61 जैसे पूरा होगा। 1 साल भले रिटायरमेंट में बचा हुआ है तो उसको हो सकता है प्रमोशन करके निर्वाचन आयोग बना दिया जाए, तो 1 ही साल रहेंगे वो, फिर उनका भी 66 पूरा होगा, 65 साल पूरा हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएंगे। क्लियर? या उनको और भी जो व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से वो अपना काम कर सकते हैं। आपको समझना कुल है कि जो निर्वाचन आयुक्त है वो 65 साल तक सेवा दे सकते हैं, देंगे, और जो उनके सहायक जो निर्वाचन आयुक्त लोग हैं इनकी सेवा काल 62 साल होगा, ठीक है। और अधिकतम जो है 6 साल से ज़्यादा कोई सेवा नहीं दे सकता है निर्वाचन आयुक्त के रूप में। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त भी 6 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वे 62 वर्ष की आयु में पदावकाश प्राप्त कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर भी पदमुक्त हो सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार उनके पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे शब्दों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति तभी उसके पद से हटा सकते हैं जब उसके विरुद्ध कदाचार तथा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए,
और संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया गया हो, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया गया हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, हाईलाइट कर लीजिएगा इस पूरे पैसेज को, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। क्या समझ आई बात आपको? तो बात यह है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो संवैधानिक प्रक्रिया जैसे मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है कि लोकसभा और राज्यसभा में आपको वो बहुमत वाला कानून 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से विधेयक पारित हो जाए, ठीक है। तो उनमें महाभियोग की प्रक्रिया लगा करके फिर उनको हटाया जा सकता है, जिससे मुख्य न्यायाधीश महोदय को हटाया जाए, ठीक है। ये तो मुख्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है। लेकिन अगर इनके जो सहयोगी ये लोग हैं या प्रादेशिक निर्वाचन आयोग, हर राज्य का एक प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है। प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को और इन दोनों सदस्यों को हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से, और फिर अगर उस तरह की स्थिति होगी तो वो हटा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर इनमें महाभियोग की प्रक्रिया वगैरह का हिसाब किताब उस रूप में नहीं चलेगा जिस रूप में मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए लागू होता है, ठीक है। तो ये बात हुई है। आगे चलिए, निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन या विधियों के अधीन करता है। इन्हें वही प्रतिष्ठा वेतन व परिलब्धियां प्राप्त होती हैं। जो अन्य न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त है, निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब
अब देखो बच्चों क्या है, आपको समझना सिर्फ इतनी सी बात है। कुल मिला के बात यह है कि चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या उनके दो सहायक निर्वाचन आयुक्त हो या राज्यों के निर्वाचन आयुक्त हो, इसके अलावा देखिए ये तो आपका जो निर्वाचन आयुक्त की संरचना देख रहे हैं ये क्या है, ये संघीय है, ये संघ की है। इसके अलावा जो है राज्य के भी निर्वाचन आयुक्त होते हैं, कहाँ के राज्य निर्वाचन आयुक्त, बात समझ रहे हैं। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए जो नियम कानून है वही इन दोनों के लिए नियम कानून है। क्लियर है, इन दोनों की उसी रूटीन पे चलेंगे, यानी दो सहायक निर्वाचन आयुक्त हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये तीनों एक सबका चरक के जाते हैं। ठीक है, अब हर राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा जितने राज्य आपके हैं। ठीक है, तो इनके लिए सेवा शर्तें क्या है, 5 वर्ष वाला और 6 वर्ष वाला काम करेगा। इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी और इन लोगों को जब हटाना होगा तो क्या करेंगे, वो सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति महोदय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर उस पर उनको हटाया जा सकता है। क्लियर, और इनके लिए जो सेवा शर्तें जो नियम कानून है सेम और सेम वही नियम कानून जो मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है वही सेम प्रक्रिया इन लोगों पर भी लागू होती है। क्लियर, सेवा शर्तें जो उनकी दी गई हैं यानी कि अलाभकारी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ इनको दिया जाता है जिससे कि ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को किया कर सके। जैसे न्यायाधीश क्या होते हैं, निष्पक्ष कार्य करने के लिए उनको स्वतंत्र किया गया पूरी तरह से, कि जिससे उनको दबाव ना रहे कि पता चला हम गलत डिसीजन दे देंगे सरकार के खिलाफ, हमारी सैलरी रोक दी जाएगी, हमारी प्रमोशन रोक दिए जाएंगे, इस तरह की दिक्कतें जो होती हैं वो डर ना रहे, इनको भी इस नाते निष्पक्ष चुनाव किए जा सके। तो जैसे न्यायाधीशों को कुल मिला के आपको समझना ये है, न्यायाधीश को के जो वेतन भत्तों के लिए नियम कानून है वही निर्वाचन आयुक्त के लिए भी सेम नियम कानून उसी तरह से है। हटाने की जो प्रक्रिया न्यायाधीशों की है वही प्रक्रिया इन लोगों के ऊपर भी लागू होती है। चलिए, अब इनके आयोग के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं, लिखिए निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियां, एक हेडिंग कर लीजिए, उसके अंतर्गत देखिए तो ये बात थोड़ी सी आप लोगों को देखनी है और समझना थोड़ा 1 मिनट के लिए और भी एक बार बातों को समझ लीजिएगा कि ये जो लोग हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त और जो उप निर्वाचन आयुक्त जो दो होते हैं, इनको हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती। इनको केवल और केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश की जरूरत पड़ती है और उस आधार पर अगर वो सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अब राष्ट्रपति के पास जब आएगा तो एक तरह से कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट वगैरह जो फैसले ले लेगी तो फिर उस हिसाब से अगर वो चाहती है कैबिनेट की उनकी बातें मानने लायक है तो मान के उनको हटा दिया जाएगा, है ना। इनको हटाने की प्रक्रिया का जो विधान है, समझ गए ना बात को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए ही 2/3 सिस्टम है, ये बात ध्यान रखें। चलिए, क्वेश्चन पूछ सकता है गहराई में जानने पे। चलिए बच्चों, आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में लिखते हैं। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए, संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है, के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। क्या मतलब हुआ, राष्ट्रपति महोदय का, उपराष्ट्रपति महोदय का, संसद के सदस्यों का, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन या दोनों में राज्यसभाओं में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है उनका, यानी संसद के सदस्यों का और विधानमंडल के सदस्यों का भी निर्वाचन कौन कराते हैं, निर्वाचन आयोग कराते हैं। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व, चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का है।
इसके लिए उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके लिए उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से मतगणना, चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद मतगणना और परिणाम की घोषणा तक, मतगणना और चुनाव की घोषणा तक चुनाव की कमान उसके हाथ में होती है। चुनाव की कमान उसके हाथ में होती है। इसके तहत उसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है कार्य निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। नंबर 1 है निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना। इसमें क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग एक प्रमुख कार्य है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। आयोग का एक प्रमुख कार्य है। प्रथम आम चुनाव 1952 में, पहला निर्वाचन चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था ना। 51-52 में हुआ था। 51 ठीक है, 52 माना जाता है उसको, 1952 में। ठीक है, के समय निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, के समय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के आधार पर, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के आधार पर किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। अतः संसद ने परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 परिसीमन अधिनियम 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 1952 पारित किया। इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि 10 वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन आयोग का परिसीमन किया जाएगा।
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि 10 सालों बाद जनसंख्या हमारी जनगणना होती है और जनगणना के बाद में किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा 10 सालों में जनसंख्या बढ़ सकती है, किसी क्षेत्रों में घट सकती है। तो परिसीमन इसी आधार पर किया गया। 1952 का अधिनियम जो बनाया गया उसमें ये बनाया गया, पहला क्या 1950 का जो हुआ था राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा ये कर दिया गया था परिसीमन का हिसाब किताब, लेकिन उसके बाद में 1952 में यह अधिनियम रूप में लाया गया और जिसके तहत प्रत्येक 10 वर्ष बाद निर्वाचन आयोग को यह शक्ति है। प्रत्येक 10 वर्ष बाद का मतलब है कि एक कहीं भी निर्वाचन आज हो रहा है, जैसे मान लो ये चल रहा है निर्वाचन का दौर, इसके अगले 10 साल बाद, मतलब अगला जो 10 साल के गैप आएगा उसके बाद जो निर्वाचन आयोग आएगा, जो नया चुनाव आएगा, तो निर्वाचन आयोग उसका परिसीमन कराएगा। ठीक है, ये पावर दी गई, यही बात है। तो एग्जाम से पूछेगा कि 10 वर्ष के बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। ये मस्ट है, यानी कि 10 साल बाद मस्ट कर दिया गया है कि परिसीमन करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर यही तुम्हारी उत्तर प्रदेश में मान लो इस समय परिसीमन कराया गया होता, अगर परिसीमन ये करा के जैसे इसके पहले परिसीमन कराया गया तो ये चल रहा है, अगला जब आएगा तो 10 साल हो जाएगा, तो उसके बाद परिसीमन फिर कराना पड़ेगा, यानी अगला चुनाव होने से पहले परिसीमन होगा। इस समय जो चुनाव आपका चल रहा है इसमें परिसीमन की बात कहीं जिक्र नहीं सुने होंगे आप। तो 10 साल बाद जब भी चुनाव होगा उसका परिसीमन किया जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। सेंसेक्स जो आते हैं जनसंख्या के, वो हर प्रत्येक 10 वर्ष बाद आते हैं ना, तो वो अपना आएगा। जैसे इस बार क्या माना जाता है, ये सेंसेक्स आ जाता, लेकिन संयोग से इस बार जो है जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है, कोविड के कारण से उसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो लेकिन वो अपना सेंसेक्स वो बदलेंगे और वो फिर अब 10 साल बाद परिसीमन करना पड़ेगा। अब देखिए अगले साल में क्या करते हैं, जब अगला चुनाव आता है, 10 साल चूंकि पूर्ण हो चुका है, तो क्या करेंगे उसमें, कैसे करेंगे, वो आगे का विषय होगा। तो प्रत्येक जनगणना के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन किया जाएगा। सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है। सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है। यद्यपि किसी अन्य को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः मुख्य चुनाव आयुक्त ही परिसीमन आयोग का पदेनाध्यक्ष होता है, यानी जो परिसीमन होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, सामान्यतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करते हैं, लेकिन अगर चाहे तो किसी और को भी कराया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये बात है। यद्यपि अन्य किसी को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त इनमें दो, इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त, यानी जो अध्यक्षता करेगा उस व्यक्ति की बात कर रहा है, तो मोस्टली अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो वो जो भी अध्यक्षता करेगा परिसीमन की, वो और साथ में 2 न्यायाधीश, ठीक है, तो 2 न्यायाधीश मिलकर के परिसीमन का पूरे वो कराएंगे, वर्क को कंप्लीट कराएंगे। यद्यपि किसी अन्य को भी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, 2 सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। आयोग की सहमति के लिए प्रत्येक राज्य से आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से 7 तक प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। 2 से 7 प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। जो उस राज्य के संसद सदस्यों या
संसद सदस्यों या राज्य विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं। परिसीमन के मामले में आयोग का निर्णय अंतिम होता है। इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। और न ही ऐसे आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तब वह उन आदेशों में कोई संशोधन कर सकते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को? देखिए, परिसीमन आयोग जो होंगे, पहली बार समझ लीजिए, इसलिए क्या होंगे, एक होंगे अध्यक्ष होंगे, ठीक। और अध्यक्ष जो होंगे वो कौन होंगे? मूल रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं मोस्टली, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में या वो नहीं लेना चाहते हैं, जो भी अपना कारण हो, किसी और को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इनके साथ दो व्यक्ति होंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं। तो दो सदस्य होंगे, ठीक है। तो एक अध्यक्ष प्लस दो सदस्य जो है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे। इसके अलावा क्या होंगे, प्रत्येक राज्य का, जैसे किसी राज्य का परिसीमन हो रहा होगा ना, तो उसमें उसके 2 से 7 सदस्य, कोई कुछ भी हो सकते हैं, 2 से 3, 4, 5, 6, 7 अधिकतम हो सकते हैं, कम से कम 2 रहेंगे। ये कहने का मतलब है 2 से 7 सदस्य रहेंगे। और ये सदस्य क्या होंगे, या तो ये सदस्य मतलब उसी राज्य के लोकसभा के सदस्य होंगे, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने हैं, 80 सीटें हैं। इसी तरह से मान लो उत्तर प्रदेश का परिसीमन हो रहा होगा, तो लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं इसमें, या और विधानसभाओं के सदस्य हो सकते हैं, जो भी लिए जाए। क्लियर? जैसे इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड 2 जज होने चाहिए या हाई कोर्ट के रिटायर्ड 2 जज हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो कुछ समझ में आ रही बात? ये जो निर्णय देंगे परिसीमन को लेकर के, वह अंतिम निर्णय होगा। इस निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। कहाँ? ना तो आप कोर्ट में दे सकते हैं चुनौती, न्यायालय में नहीं दे सकते हैं, और ना ही इनके निर्णय के विरुद्ध जो है संसद में कोई चीज रखी जाएगी कि भाई ये परिसीमन गलत कर दिया गया है, तो संसद में उसमें कोई फेरबदल परिवर्तन नहीं करेगी। कहने का मतलब, सर्वे सर्वा परिसीमन के कौन होते हैं? यही जो संस्था होती है, जो निकाय होते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी सरकार को कोई चीज नहीं पसंद है, मान लो किसी स्टेट को नहीं पसंद है, तो उनके सदस्य उसमें तो रहते हैं ना, तो वो अपनी बात को रखे वहां पे। भाई राज्यों के तो सदस्य हैं ये राज्यों के सदस्य या न्यायाधीश लोग जो रहेंगे, तो मतलब यानी कि इनके निर्णय पे कोई टिप्पण नहीं हो सकता। इनका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। किसी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं उस पर, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं कोई करेगी, और ना ही संसद इस पर कोई सुनवाई करेगी। यानी परिसीमन एक तरह से कहिए निष्पक्ष होता है, उस पर कोई फिर इब्बट नहीं होता है। जो भी उन्होंने कर दिया वो फाइनल है। चलिए, कोई संशोधन कर सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए दूसरे शब्दों में, उसी में ही आगे लिख लीजिएगा। दूसरे शब्दों में इसे कैसे कहेंगे? परिसीमन आयोग के निर्णय को न तो किसी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, और न ही उसे लोकसभा
या किसी राज्य की विधानसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। संसद द्वारा अभी तक 1952, 1963, 1973 तथा 2004 में, नहीं सॉरी 2002 में, 1952, 1963, 1973 तथा 2000 में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 2002 में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो पूछ सकता है कि अगला जो परिसीमन आयोग है कौन से नंबर का है, तो अगला 5वां नंबर होगा। या कब कब गठित किए गए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, 52, 63, 73 और 2002, ठीक है, 4 बार अभी तक किए गए हैं। अगली हेडिंग करिए, निर्वाचन विधि, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016, निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016। इसमें लिख लीजिए 3 मार्च 2016 राष्ट्रपति ने, 3 मार्च 2016 को राष्ट्रपति ने निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 2016 को मंजूरी दी, 16 को मंजूरी प्रदान की या मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे 31 जुलाई 2015 से, इसे 31 जुलाई 2015 से भारत एवं बांग्लादेश के मध्य स्थित बस्तियों की अदला बदली के बाद पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के विधानसभा, पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन करने में, संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन करने में, क्योंकि आदान प्रदान किया गया ना, कुछ बांग्लादेश को दिए गए कुछ क्षेत्र और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश से लिए गए, तो उनके परिसीमन के बारे में ये कानून है। संसदीय क्षेत्र का सीमित रूप से परिसीमन करने में चुनाव आयोग को सफलता मिलेगी, सहायता मिलेगी या सफलता मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 2015 में 100वें संविधान संशोधन के द्वारा 31 जुलाई 2015 से 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश को 111 भारतीय बस्तियों को बांग्लादेश को तथा
51 बांग्लादेशी बस्तियों को तथा 51 बांग्लादेशी बस्तियों को भारत को हस्तांतरित किया गया है। बांग्लादेशी बस्तियों को भारत को हस्तांतरित किया गया है। अधिनियम 2016 के द्वारा, ये जो अधिनियम है इसी के अधिनियम की बात कर रहा है, या इस अधिनियम कर सकते हैं, या अधिनियम 2016 के द्वारा निर्वाचन आयोग भारत में शामिल, निर्वाचन आयोग भारत में शामिल बांग्लादेशी बस्तियों को प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्र में, प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल तथा बांग्लादेश को हस्तांतरित भारतीय बस्तियों को, हस्तांतरित भारतीय बस्तियों को प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर कर सकेगा, प्रासंगिक निर्वाचन क्षेत्र से बाहर करेगा। अगले पॉइंट लिख लीजिए, मतदान सूची तैयार करेगा। दूसरा पॉइंट इसका लिख लीजिए फटाफट, मतदान सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, अब इन सब सारी चीजों पे हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।